वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। कॉमरेड यांग बोलते हैं, हमारे एम्परर को किडनैप करा। यान हीचिंग, अब तुम बच नहीं पाओगे। योर मैजेस्टिकल पैलेस में थे ही नहीं। पक्का तुमने ही उन्हें फोर्स कराया है ना? क्या हालत कर दी है तुमने हमारे एम्परर की। यान हीचिंग, ऐसा नहीं है। इतना बवाल चल रहा था पर याओ युआन सो रहा था। उसको कोई होश नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। कॉमरेड यांग, बस अब बहुत हुआ, अपनी सफाई मत दो। और वो तलवार लेकर यान हीचिंग की ओर मारने वाले होते हैं। तभी यान हीचिंग परफेक्ट टाइम पे डॉज कर देता है उन्हें। कॉमरेड यांग गुस्से में चिल्लाते हैं, यान हीचिंग को पकड़ो, पर ध्यान रखना योर मैजेस्टी को कुछ ना हो। सारे गार्ड्स, यस सर। और वो यान हीचिंग पर हमला करते हैं। यान हीचिंग फिर उन्हें डॉज कर देता है, पर गलती से यान हीचिंग के हाथों से याओ युआन स्लिप हो जाता है। सोए हुए याओ युआन की आंखें खुलती हैं और वो गिरने वाला होता है। कॉमरेड यांग, योर मैजेस्टी को पकड़ो। पर तभी यान हीचिंग याओ युआन को पकड़ लेता है। याओ युआन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके आगे चल क्या रहा है। फिर एकदम से उसकी आंख खुलती हैं और उसे होश आता है। आखिर चल क्या रहा है? मुझे लगता है मैं गलती से सो गया था। और वो मन में सोचता है, यान हीचिंग, तुमने फिर गलत इंसान को पकड़ लिया। क्या मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ जो तुमने ऐसे पकड़ रखा है मुझे? ये हक केवल प्रिंसेस योंगनिन का है। और वो बोलता है, रुको रुको, मुझे उतरने दो, मैं खुद चल लूँगा। यान हीचिंग, पक्का? तुम्हारे पैर में लग रही है, तुम्हें याद है? याओ युआन, हाँ? और याओ युआन गार्ड्स की ओर देखता है। वो सब के सब ब्लश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उनके एम्परर और उनके लवर के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स देख लिए हैं और शायद वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। याओ युआन यान हीचिंग से पूछता है, ये लोग कब आए? यान हीचिंग, जब तुम सो रहे थे। कॉमरेड यांग याओ युआन के पास आकर बोलता है, योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? क्या यान हीचिंग ने आपको परेशान करा? याओ युआन, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बाहर घूमने गए थे। कॉमरेड यांग, योर मैजेस्टी, माना कि आप घूमने गए थे, पर ऐसे कोई आम लोग तो नहीं घूमते। क्योंकि उसके मन में वो दोनों एक लवी डवी कपल जैसे दिख रहे थे। याओ युआन की हालत भी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कहीं और रात बिता के आए हैं। याओ युआन, ओह, तुम्हारा मतलब ये है। कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा ही मस्ती कर ली थी। सारे गार्ड्स मन में, मस्ती? सच में योर मैजेस्टी, मस्ती? तभी कॉमरेड यांग बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आपको चोट लगी है, आप मत हिलिए, मैं आपको लेके जाता हूँ। तभी याओ युआन, तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे भी तुम लोग पूरी रात मुझे ढूंढ रहे थे, तो जाओ अब आराम करो। और वैसे भी यान हीचिंग है तो मुझे कंपनी देने को, और वो भी तो जिंगयांग पैलेस में रहता है, तो वैसे भी उसे मेरे संग चलना है। और यान हीचिंग चलने लगता है। याओ युआन जाते जाते कहता है, जल्दी आराम कर लेना, तुम लोग दिन भर काम नहीं कर सकते, आखिर तुम लोग भी तो इंसान ही हो ना। और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा वर्क की सैलरी नहीं देता तुम्हें। सारे गार्ड्स उनकी ओर देखने लगते हैं। तभी कॉमरेड यांग चिल्लाता है, आखिर तुम लोग देख क्या रहे हो? चलो सीधी लाइन से खड़े हो जाओ। एक बात तो पक्की है, बातें बहुत जल्दी बनती हैं, खासकर चुगली के रूप में। आखिरकार हर इंसान का ये अहम हिस्सा है, और वैसे भी इसी से ही तो ज़िंदगी इंटरेस्टिंग बनती है। उसी तरह उस रात के बाद एम्परर का और यान हीचिंग का रात को बाहर जाना और इस हालत में लौटना, यह बातें पूरे पैलेस में फैल गईं। तो जाहिर सी बात है, ये सब जिंगयांग पैलेस में भी फैल गई। प्रिंस जिन्यू ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और सारे बर्तन तोड़ देते हैं। और फिर उन्हें एक आइडिया आता है। वो सीधा याओ फेंगयू के पास जाते हैं। याओ फेंगयू सोचता है कि उसके पास कॉमरेड यांग आए हैं, इसीलिए वो दरवाज़ा खोल देता है, पर वो प्रिंस जिन्यू होते हैं। प्रिंस जिन्यू, क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? याओ फेंगयू, आज बहुत ठंड है, तो आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। प्रिंस जिन्यू बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा सितार बजाते हो, क्या ये सच है? क्या तुमने योर मैजेस्टी के लिए बजाया है कभी? याओ फेंगयू मन में सोचता है, प्रिंस जिन्यू,
हमेशा से ही योर मैजेस्टी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, तो मुझे ढंग से बोलना होगा, क्योंकि आगे जाके मुझे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। तभी जाओ फेंगी बोलता है, नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं बजाता। योर मैजेस्टी को लगता है कि मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार सुनने के बाद उन्हें मेरा गाना ज़रा भी पसंद नहीं आया, इसीलिए वो मुझे कभी नहीं बुलाते गाना बजवाने को। प्रिंस चिन्यू बोलते हैं, ओह, यानी इस पूरे पैलेस में बस तुम्हारा गाना कॉमरेड यांग ने सुना है, हाँ? हालांकि योर मैजेस्टी को तुम में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया, पर जब उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हीं की कॉन्क्यूबिन उन्हीं के गार्ड के संग रहता है तो मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से मालूम है फिर क्या होगा। तभी जाओ फेंगी बोलता है, कृपया हम पे आरोप ना लगाएं, हम दोनों अजनबी हैं, बस एक बार गलती से मिल लिए थे। प्रिंस चिन्यू, ओह, अजनबी लोग एक दूसरे को आजकल साचे भी देने लग गए हैं। जाओ फेंगी मन में, इसे कैसे पता चला? और वो बोलता है, आप क्या चाहते हैं? प्रिंस चिन्यू, चिल्दे शाओ काफी समझदार हैं, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं यहाँ उनके हाल तो पूछने नहीं आऊँगा। इस बॉटल में ड्रग्स हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम यान हीचिंग को ड्रग दो और योर मैजेस्टी को ऐसा दिखाओ कि तुम और यान हीचिंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे कि मेरा मतलब क्या है। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाओ फेंग ये बोलता है, पर इससे तो मुझे मौत की सजा होगी। प्रिंस चिन्यू, ऑफ कोर्स तुम्हें वही सजा मिलेगी, पर इससे कम से कम कॉमरेड यांग तो बच ही जाएंगे, है ना? तुम्हारे पास सोचने का वक्त है। खुद मरना चाहते हो, क्या तुम दोनों ही मरना चाहते हो? मैं ये बॉटल तुम्हें देता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। और प्रिंस चिन्यू चले जाते हैं। तभी जाओ फेंगी उन्हें रोकता है और बोलता है, चिन्यू, क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है? ऊपर वाला सब देख रहा है, ऐसी चालें चलकर तुम योर मैजेस्टी से तो बच जाओगे, पर वो जो सब देख रहा है वो तुम्हें पक्का कोई ना कोई नतीजा देगा। प्रिंस चिन्यू हंसते हैं और बोलते हैं, नतीजा? तुम नहीं जानते मेरा भविष्य कैसा है। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल था, अच्छी खासी जिंदगी के साथ, पर मेरी शक्ल की वजह से, जो कि भगवान की ही देन है, मुझे इस हारेम में डाल दिया गया। तब भगवान ने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि योर मैजेस्टी मुझे पसंद करते थे, तो और कॉन्क्यूबिन्स ने मेरे संग क्या क्या करा वो सब भी तो भगवान देख रहा था ना। तब उसने कुछ नहीं सोचा। मैंने क्या कुछ नहीं सहा, और अंत में मैंने अपने सारे सपने त्याग दिए, बस उस एक इंसान के खातिर। मैं उसे बहुत चाहने लगा था, क्योंकि मेरे जीवन में और कुछ बचा ही नहीं था। मैंने उस इंसान के लिए अपना गौरव त्याग दिया। वो सब कुछ करा जो उसे पसंद है, वो सब अपनाया जो उसे पसंद आए, पर उसने मुझे यूं ही फेंक दिया। क्या तब भगवान को नहीं दिखा कि मुझे कितनी चोट पहुंची, मेरा कितना दिल टूटा, और क्या नतीजा देगा वो मुझे, बताओ? चिल्दे शाह, मैं चिन्यू, मैं इस चिंगयांग पैलेस में इसीलिए जिंदा रह पाया हूँ क्योंकि अब मुझे नतीजों से डर नहीं लगता। और वो चला जाता है। शाह फेंग्यू घबरा जाता है और वो वहीं नीचे बैठकर सोचने लगता है। वो सोचता है, लियुआन, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस जिंदगी में बस तुम ही थे जिसने मुझे अपना समझा। सारी परिस्थितियों का सामना करके मैंने गाना बजाना सीखा, वो भी इतनी छोटी उम्र में। मैं साउदर्न पैलेस आ गया एक गायक के तौर पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक खुशहाल साउदर्न किंगडम तहस नहस हो जाएगा और नॉर्दर्न किंगडम उस पर कब्जा कर लेगा। मुझे एक गुलाम बना दिया गया। और हमें सीन दिखाते हैं कि होंगशू जाओ फेंग यू को देखकर बोलती है, ये अच्छा लग रहा है, योर मैजेस्टी को ये पसंद आएगा, इसे कॉन्क्यूबिन बनाकर रख लो। पर फिर भी लियुआन,
मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि इसी वजह से मैं तुमसे मिल पाया। बस तुम ही थे जिसने मुझसे इस दुनिया में माफ़ी मांगी। और हमें सीन दिखाते हैं कि कॉमरेड यांग शाओ फेंग यू के बेड़ियों से लगी चोट को देखकर बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो। शाओ फेंग यू बोलता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? कॉमरेड यांग, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है। तुम ही थे बस जिसने मेरी चिंता करी थी, तुम ही थे जिसने मेरा ख्याल रखा। और हमें सीन दिखाते हैं कि कॉमरेड यांग शाओ फेंग यू से बोलते हैं, हे सुनो, मैं तुम्हारे लिए ये दवाई लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि ये दवाई बहुत अच्छी है, तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। तुम ही थे बस जिसे याद रहता था कि मुझे क्या पसंद है। कॉमरेड यांग, शांत रहो। देखो, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट केक लाया हूँ तुम्हारा। मैं बस तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, किसी को बताना नहीं। तुम ही थे बस जिसको मैं अपना गाना सुनाना चाहता था। शाओ फेंग यू, तुम्हें पसंद आया? कॉमरेड यांग, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं करा जिससे हम पर लांछन लगे, पर इस पैलेस में एक दूसरे के लिए एहसास करना भी बहुत बड़ा जुर्म है कि हमें मृत्यु दंड मिले। ये तो गलत बात है ना लियुआन? भले ही मैं मर जाऊं, पर तुम्हें जिंदा रहना होगा। और सीन चेंज होता है। ज़ाओ युआन बोलता है डॉक्टर से, डॉक्टर ये कैसा है? वैसे मेरे पैर में इतना तो दर्द नहीं हो रहा। डॉक्टर, योर मैजेस्टी का पैर बिल्कुल ठीक है, पर कुछ शब्द हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। योर मैजेस्टी कोई आम बॉडी नहीं है, रॉयल बॉडी है। आपको इसका ध्यान रखना होगा। आप अपनी सेहत को मजाक में नहीं ले सकते। कड़वी दवाइयाँ आपके लिए ज़्यादा अच्छी होंगी। अपने ऊपर भरोसा रखिए। योर मैजेस्टी, आपको आगे जाके वंशज बढ़ाने हैं, उसके लिए आपकी बॉडी को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। कृपया अपनी बॉडी का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ हुआ तो पूरे किंगडम को हानि होगी। ज़ाओ युआन, अब चुप हो जाओ। होंगशू। तभी होंगशू आती है और डॉक्टर को ले जाती है। डॉक्टर, योर मैजेस्टी, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी। होंगशू, आप योर मैजेस्टी को सर दर्द दे रहे हैं, कृपया बाहर जाइए। ज़ाओ युआन, होंगशू, इस डॉक्टर की बातों ने तो मुझे सर दर्द ही दे दिया। प्लीज़ यान हीचिंग को इधर बुला दो। होंगशू, जी योर मैजेस्टी। और सीन चेंज होता है। यान हीचिंग अंदर आता है। ज़ाओ युआन, ओह तुम आ गए, इधर आओ। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये दवाइयाँ आखिर लगाई कैसे जाती हैं। हाँ। यान हीचिंग, ये दवाइयाँ, क्या डॉक्टर आए थे? ज़ाओ युआन, हाँ, तुम्हें कैसे पता? यान हीचिंग उसकी बात को इग्नोर करता है और बोलता है, जब डॉक्टर आए थे तो तुम मुझसे क्यों दवाई लगवा रहे हो? ज़ाओ युआन, तुमने कल भी तो मेरा इलाज करा था ना। अब डॉक्टर की बकवास सुनते सुनते उससे इलाज करवाऊँ, इससे अच्छा तो कि तुम ही मेरा इलाज कर दो। यान हीचिंग, लेट जाओ। और वो उसकी पट्टियाँ खोलने लगता है और उसके पैर पर दवाई लगाने लगता है। ज़ाओ युआन को बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपना पैर हिलाए जा रहा था। ज़ाओ युआन मन में, आखिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? और नहीं, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। और वो सीधा उठ जाता है। एकदम से उठने की वजह से उसका चेहरा यान हीचिंग के चेहरे के बहुत करीब होता है। ज़ाओ युआन फिर एकदम से पीछे हटता है। वो मेरे पैर में लग रही थी। यान हीचिंग, अच्छा, वैसे अब हो गया। ज़ाओ युआन, अच्छा ठीक है फिर। और फिर दोनों ही शांत हो जाते हैं। ज़ाओ युआन मन में सोचता, थैंक गॉड, मैं तो अभी इसके इतने पास आ गया था कि अभी से किस कर लेता। अगर कर लेता तो ना जाने क्या होता। या तो ये मुझे मार देता, या फिर मुझे खुद दर्द होता कि मैंने प्रिंसेस योंगनिन की फर्स्ट किस छीन ली। और वो लेट जाता है और बोलता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैं भी सो जाता हूँ। मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा, ध्यान रखना। यान हीचिंग, ओके। और वो जाने लगता है। ज़ाओ युआन बोलता है, गुड नाइट। यान हीचिंग जाते जाते ब्लश कर रहा होता है और उसे जाते हुए ज़ाओ फेंग यू दिखता है। फिर सीन चेंज होता है। सुबह ज़ाओ युआन यान हीचिंग के पास जा रहा होता है और मन में सोचता है, मेरा पैर तो काफ़ी सही हो गया। एंशिएंट एरा की मेडिसिन सही में लाजवाब थी।
सही है, अब मैं अपने काम पे जा सकता हूँ। मेरा दिन भर का काम, मेन लीड को खुश रखो और उसकी ज़िंदगी और बेहतर बनाओ और मेरी ज़िंदगी और बढ़ती जाएगी। हाँ। होंगशू तभी बोलती है, मैजेस्टी धीरे चलिए, आपके पैर में चोट लगी है। और जाओ युआन मन में सोचता है, हाँ क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे पैर पर चोट लगी है मुझे संग में होंगशू के साथ साथ कॉमरेड यांग को भी ले जाना पड़ रहा है। मैं तो थक गया। और वो यान हीचिंग के कमरे में आता है। यान हीचिंग, और वो मन में सोचता है आखिर चल क्या रहा है, ये अभी तक सो रहा है। और वो देखता है कि यान हीचिंग और शाओ फेंगयू एक दूसरे के संग सो रहे हैं। याओ युआन मन में सोचता है, क्या आखिर तुम्हारे संग कोई आदमी कैसे सो सकता है, और वो भी म्यूजिशियन। ये म्यूजिशियन तो मुझे अच्छा बंदा लगा था। यान हीचिंग, तुम भूल गए कि तुम हीरो हो। हाँ माना कि तुम फीमेल लीड से नहीं मिले, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी के संग भी सो जाओगे। और शाओ युआन उन दोनों को रोकता है और बोलता है, मैं पहले जाता हूँ, तुम रुको। कॉमरेड यांग अंदर का नज़ारा देखते हैं और एकदम से शॉक हो जाते हैं और योर मैजेस्टी को सीधा पकड़ते हैं। योर मैजेस्टी, ये केवल इत्तेफाक है, बस इत्तेफाक। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में शाओ युआन मन में सोचता है, ब्रो काम डाउन, तुम्हारा रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। ऐसा लग रहा है कि तुम फंस गए हो उसकी जगह, या हो सकता है कि ये इतना इनोसेंट है कि इस तरह का दृश्य देखकर, हाँ नेवर माइंड, आखिर है तो एक सोल्जर ही। और याओ युआन उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, तुम बाहर इंतज़ार करो और निगरानी रखो और किसी को अंदर मत आने देना। कॉमरेड यांग, जैसी और मैजेस्टी की इच्छा। और होंगशू और याओ युआन संग चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, या फेंगयू उठता है, योर मैजेस्टी। यान हीचिंग को काफ़ी डिजी फील हो रहा था। याओ युआन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी होंगशू बोलती है, योर मैजेस्टी, इन्होंने इतनी नीच हरकत करी है, लगता है इनमें काफ़ी साहस आ गया है। योर मैजेस्टी, आप अपने आप को संभालिए, गुस्सा मत करिए, मैं इन्हें अभी देखती हूँ। मैं अभी इनकी खाल उखाड़ दूंगी, इनकी हड्डियाँ तोड़ दूंगी और कुत्तों को खिला दूंगी। इनकी ऐसी हिम्मत। ये सब सुन याओ युआन डर जाता है और मन में सोचता है, होंगशू तुम इतनी डरावनी क्यों हो। और वो बोलता है, होंगशू शांत, तुम्हें होने की ज़रूरत है, शांत हो जाओ। और वो मन में सोचता है, मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, तो आखिर होंगशू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। भगवान जाने, अगर मैं नहीं होता तो होंगशू तो आज पक्का ही कुछ ना कुछ कर देती। तभी या फेंगयू कांपते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, यान हीचिंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि योर मैजेस्टी हमारी भावना समझेंगे। याओ युआन ये सब सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा होता और वो हंसने लगता है। फिर उसे याद आता है कि नहीं, वो तो एम्परर है। और वो मन में सोचता है, क्या मतलब कुछ भी चल रहा है इधर। लड़के, तुम्हें मालूम भी है तुम कह क्या रहे हो, तुम फीमेल लीड को टक्कर दोगे। होंगशू तभी याओ फेंगयू को थप्पड़ मार देती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो यान हीचिंग की ओर देखने लगती है। वो यान हीचिंग को भी थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी याओ युआन मन में सोचता है, होंगशू तुम्हें हो क्या गया है, तुम लोगों को क्यों मार रही हो। हैंग ऑन, इस इंसान को मत मारना, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। और वो हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी याओ युआन बोलता है, होंगशू शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। होंगशू, जी और मैजेस्टी। और याओ युआन शाओ फेंगयू के पास जाता है। तुम्हारा नाम क्या है। शाओ फेंगयू। याओ युआन, ठीक है, मैं समझ गया, अब अपने कपड़े पहनो और बाहर चले जाओ। और वो कपड़े पहन के चला जाता है। यान हीचिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। याओ युआन बोलता है, होंगशू तुम भी चली जाओ, मैं यान हीचिंग से अकेले में बात करना चाहता हूँ। होंगशू, जी और मैजेस्टी। शाओ फेंगयू बाहर निकलता ही है कि उसके आगे कॉमरेड यांग होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कॉमरेड यांग कुछ पूछने ही वाले थे कि शाओ फेंगयू उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। और अंदर कमरे में याओ युआन बोलता है, तुम कुछ पूछना नहीं चाहोगी मेरे से। यान हीचिंग, मुझे फंसाया गया है। शाओ युआन, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। यान हीचिंग एकदम से बोलता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है। शाओ युआन, ऑफ कोर्स मुझे तुम पे विश्वास है।
मैंने तुम्हें कल रात को ही कहा था कि मैं सुबह तुमसे मिलने आऊँगा, तो मैं कैसे मानूं कि तुम रात को ऐसी हरकत करोगे? या तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। हाँ यान हीचिंग, तुमने सही कहा। तभी ज़ाओ युआन बोलता है, अच्छा बात हो ही गई है तो मैं बोल देता हूँ, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? वो कब के कपड़े पहन के चला गया, पर तुम। और ज़ाओ युआन अपनी आंखें छुपा लेता है और सोचता है, एज एक्सपेक्टेड, आखिर है तो ये एक हीरो ही। इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, देखने में भी शर्म आ रही है। और यान हीचिंग अपने कपड़े पहनने लगता है। ज़ाओ युआन उसे देख मन में सोचता है, जब वो कपड़े पहनता है तो काफ़ी लंबा और दुबला पतला लगता है, लेकिन जब वो शर्टलेस होता है तब तो सही में इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है। और वो शर्माते हुए बोलता है तो चलो ज़ाओ फेंगयू के बारे में बात करते हैं। क्या तुम ज़ाओ फेंगयू को जानते हो? तुम कैसे उसके जाल में फंस गए? यान हीचिंग, कल रात वो मेरे पास आया था, उसने मुझे दलिया दिया और कहा कि मैं इसे खा लूँ। ज़ाओ युआन, होल्ड अप, मतलब उसने तुम्हें दलिया दिया और तुमने खा लिया? यान हीचिंग, क्योंकि उसने कहा था कि वो दलिया तुमने मुझे दिया है और तुम चाहते हो कि मैं उसे पीऊँ। ज़ाओ युआन, ओह अच्छा, तो उसने झूठ बोला ताकि तुम इसे पी लो और उस दलिये में ड्रग्स मिले हुए थे। यान हीचिंग, ज़ाओ युआन, एक और क्वेश्चन, क्या तुम उसे जानते हो? यान हीचिंग, बिल्कुल नहीं। ज़ाओ युआन, यानी कि उसका फ़ायदा उठाया गया है। ये सब काम किसी तीसरे का है जो चाहता है कि बिना उसके नाम आए वो तुम्हें चोट पहुंचा सके। ज़ाओ फेंगयू तो तुम्हें जानता भी नहीं है, तो आखिर उसे क्या दुश्मनी होगी तुमसे? पक्का उससे ये सब किसी ने ज़बरदस्ती कराया है। यान हीचिंग, तो तुम क्या करने वाले हो? ज़ाओ युआन, हाँ मैंने कुछ सोचा नहीं फ़िलहाल। वैसे कैसा होगा कि अगर मैं ज़ाओ फेंगयू को बाहर निकाल दूँ पैलेस के, ताकि वो भी ढंग से रह सके और तुम्हें परेशानी भी ना दे। और वो बाहर जाने लगता है। वो होंगशे और कॉमरेड यांग से कहता है कि मैं ज़ाओ फेंगयू से मिलने जा रहा हूँ और तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी पीछे से कॉमरेड यांग चिल्लाते हैं, योर मैजेस्टी, और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे ज़ाओ फेंगयू से मिलने दीजिए, बस आखिरी बार। उसके बाद आप चाहे जो बोले मैं करूँगा, मैं खुद की जान ले लूँगा। वैसे भी मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ज़ाओ युआन मन में, आखिर इसे ज़ाओ फेंगयू की इतनी चिंता क्यों है? क्या ऐसा है कि इसे उसका गाना बजाना पसंद है? हाँ, ज़ाओ फेंगयू अच्छा गाना बजाता है। वैसे अगर गाने की बात करी जाए तो नॉवल के अकॉर्डिंग कॉमरेड यांग ने अपनी जान गंवा दी थी नॉर्दर्न एम्परर को बचाने के लिए। उसकी जान जाने के बाद पूरे पैलेस में एक सितार बजाया गया। किसी को नहीं पता वो किसने बजाया, पर वो पूरी रात बजा रहा। फिर सुबह पता चला कि वो ज़ाओ फेंगयू ने बजाया था। उसने वो सितार बजाया और उसके बाद फांसी लगा ली। ओह गॉड, अब मुझे समझ आया, ये दोनों असल में। और वो बोलता है, क्या तुम और ज़ाओ फेंगयू? कॉमरेड यांग तभी बोलते हैं, योर मैजेस्टी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये सच है। मुझे कोई पछतावा नहीं अगर आपके लिए मैं अपनी जान भी गंवा दूँ तो। और वो रोने लगता है, पर मैंने आपको धोखा दिया है। मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी करी है कि मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, पर योर मैजेस्टी, आप भले ही मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, पर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ज़ाओ फेंगयू को एक आखिरी मौका दे दीजिए। ज़ाओ युआन मन में सोचता है, अगर नॉवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं फ़िलहाल नॉर्दर्न एम्परर हूँ और उसके मुताबिक मेरे पर तुम्हारा काफ़ी बड़ा एहसान है। और वो कॉमरेड यांग को उठाता है, ऐसी बातें मत कहो, कभी भी अपने मुंह से ऐसे अशुभ शब्द नहीं निकालने चाहिए। चलो चलते हैं। और सीन चेंज होता है। वो लोग दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं। ज़ाओ युआन मन में सोचता है, मैं कितनी देर से खटखटा रहा हूँ, पर किसी की चूं तक नहीं आई, ना ही कोई दरवाज़ा खोल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं ज़ाओ फेंगयू भाग गया है? ज़ाओ युआन बोलता है, दरवाज़ा तोड़ दो।
कॉमरेड यांग दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि शाओ फेंग यू ने फांसी लगा ली है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।